let's continue the respiratory distress of newborn. So next congenital diaphragmatic hernia होता है, ये भी एक कंडीशन होती है, CDH दैट इज़. तो ये हर्निएशन ऑफ इंटेस्टाइन्स हो जाता है इसमें थोरैसिक कैविटी में, जिसकी वजह से लंग का कंप्रेशन हो जाता है एंड पल्मोनरी हाइपोप्लेशिया हो जाता है. देन इसमें मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है वो बॉस्टेलिक हर्निया होता है, जो कि पोस्टीरियर और लेफ़्ट साइड में होता है. 95% केसेस में ये बॉस्टेलिक हर्निया ही होता है. तो ये जैसे डायग्राम में दिख रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर लेफ़्ट राइट, ये इसका डेजिग्नेशंस है. तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर वाला है वो बॉस्टेलिक हर्निया को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन सामने में यहाँ स्पाइन रिप्रेजेंट हो रही है एंड पीछे में डायफ्राम है. एंड एरिया ऑफ डिफेक्ट ये फर्स्ट वाला जो है बॉस्टेलिक हर्निया का है. देन सेकेंड इसमें मॉर्गैग्नी हर्निया का है, दैट इज़ सेकेंड जो एरिया ऑफ डिफेक्ट है वो, जो कि एंटीरियर साइड में और थोड़ा सा स्लाइटली राइट साइड में होता है. दैन इसके फीचर्स क्या होते हैं कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया के? एक तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, दूसरा हार्ट साउंड्स जो होते हैं वो राइट हेमिथोरेक्स में सुनाई देते हैं, क्योंकि मेडिएस्टिनम राइट में शिफ्ट हो जाता है, इसलिए हार्ट भी थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो जाता है. दैन थर्ड संकन या स्केफॉइड एब्डोमेन होता है, क्योंकि सारे कंटेंट्स जो होते हैं एब्डोमेन के वो थोरैसिक कैविटी में शिफ्ट हो गए रहते हैं. नाउ डिटेक्शन कैसे करते हैं इसका? बिफोर बर्थ एंटीनेटल डिटेक्शन इसका होता है USG से. देन चेस्ट एक्सरे से भी इसका डिटेक्शन होता है. तो एक्सरे से कैसे होता है? एक तो बबल्स दिखते हैं इंटेस्टिनल शैडोज़ के थोरैसिक कैविटी में, एंड सेकंड लंग हाइपोप्लेशिया दिखता है, दैट इज़ स्मॉल लंग दिखता है, एंड थर्ड मेडिएस्टिनम शिफ्ट हो जाता है राइट साइड में. तो ये तीन फाइंडिंग्स दिखती हैं इसमें कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया में. देन इसका मैनेजमेंट कैसे होता है? फर्स्ट तो मेडिकल मैनेजमेंट करना होता है, दैन हमें सर्जरी पे जाना होता है. तो मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं? बर्थ टू 48 आवर्स तक मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है, एंड इसका एम होता है लंग एक्सपेंशन को प्रमोट करना. तो अगर लंग हाइपोप्लेशिया को लीड नहीं करेगा, अगर हम लंग एक्सपेंशन को प्रमोट नहीं करेंगे तो वो लंग हाइपोप्लेशिया को लीड करेगा एंड उससे पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है. तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है लंग एक्सपेंशन को प्रमोट करना. तो बर्थ पे हम इंट्यूबेशन देते हैं, उसके बाद फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं. एंड सेकेंड इसका मैनेजमेंट इंटेस्टिनल डिकम्प्रेशन से होता है, दैट इज़ इंटेस्टिनल कंटेंट्स को हम रिमूव करते हैं. वो कैसे करते हैं? नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब को हम पुट करते हैं और उसका एक एंड ओपन रखते हैं, तो सारे कंटेंट्स जो हैं वो ड्रेन आउट हो जाते हैं. सो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब के इंसर्शन से हम इसको मैनेज करते हैं. ना कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया के प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इसका पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, उसके बेसिस पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसका आउटकम कैसा रहेगा. सेकेंड इसका जो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है वो अर्ली ऑनसेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है. तो अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जल्दी आ जाता है तो उसका आउटकम थोड़ा बैड हो सकता है. देन एंटीनेटल इमेजिंग USG से भी इसका आउटकम डिटेक्ट कर सकते हैं. तो अगर लिवर प्रेजेंट है थोरैक्स में तो उसका आउटकम अफेक्टेड होता है. मतलब इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा हर्निएशन ऑकर हो गया तो आउटकम थोड़ा वर्स आएगा. देन सेकेंड लंग हेड रेशियो हम देखते हैं. तो लंग हेड रेशियो अगर लेस देन 1 है तो उस केस में भी आउटकम वर्स होता है. देन MRI चेस्ट से भी हम आउटकम डिटेक्ट कर सकते हैं. तो PPLV दैट इज़ प्रिडिक्टेड परसेंट लंग वॉल्यूम से हम आउटकम डिटेक्ट कर सकते हैं. वॉल्यूम जितनी कम होगी उतना ही वर्स प्रोग्नोसिस होगा. नाउ फीटो एक टेक्निक है जो कि रिसेंट एडवांस टेक्निक है. ये क्या होता है? फीटल एंडोस्कोपिक ट्रैकियल ऑक्लूजन होता है. ये लंग ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसमें USG करते हैं और फिर कैथेटर डालते हैं ट्रैकिया में, एंड उसके एक एंड पे बैलून हम फिट करते हैं कैथेटर के. तो उसकी वजह से अगर हम उसको इन्फ्लेट करते हैं तो वो ब्लॉक कर देता है ट्रैकिया को. तो वैसे तो इंट्रायूट्रिन लाइफ में लंग का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजनेशन होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है, इसलिए हम ब्लॉक कर सकते हैं ट्रैकिया को. सो इंसर्शन जो होता है इसका ड्यूरेशन 27 to 30 वीक्स में ये किया जाता है और इसको रिमूव किया जाता है 34 वीक्स तक ऑफ गेस्टेशन.
क्योंकि ये जनरली एक्सेलरेशन हो जाता है इस टाइम पे लंग मैच्योरिटी का, इसलिए। नाउ सेकेंड एक प्रोसीजर है एक्सेल प्रोसीजर। ये भी एक रिसेंट एडवांस प्रोसीजर है। एक्स इंट्रापार्टम ट्रीटमेंट इसका फुल फॉर्म है। ये सिर्फ सीवियर केसेस के लिए किया जाता है। तो सीवियर केसेस में सी सेक्शन किया जाता है अंडर जनरल एनेस्थीसिया, ये किया जाता है, जो कि LSCS का मॉडिफाइड फॉर्म है सी सेक्शन। सो इसमें हेड एंड नेक को बाहर निकाला जाता है, देन एयरवेज को सिक्योर किया जाता है डिलीवरी के पहले। बेबी को जब हम डिलीवर करते हैं कम्प्लीटली, उसके पहले ही हम इसके एयरवेज को सिक्योर कर देते हैं। तो इसमें अर्ली सिक्योरिंग हो जाती है एयरवे की, जिससे कि हम मैकेनिकल वेंटिलेशन को एज सून एज पॉसिबल पुट कर सकें। सो ये था रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑफ न्यूबॉर्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग।